हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। पहले नीतीश आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताइएगा कि ललन सिंह कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी, बीजेपी तय नहीं करेगी हमारे कोटे से कौन मंत्री बनेगा, इतना तक कह देने के बाद अब आखिर क्या वाकई में कुछ बचा भी है इस गठबंधन में? इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कई बातें कहीं और उसमें भले ही बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बातें कहीं वो सीधे तौर पर बीजेपी पे हमला था। उन्होंने कहा कि चिराग मॉडल 2 का इस्तेमाल किया जा रहा था और चिराग मॉडल 1 हम लोग देख चुके हैं। तो आरसीपी सिंह पर आरोप यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहे थे और इसका खुलासा वो कह रहे हैं कि करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे। तो जब कैमरे पर ये सारी बातें कही जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का जो तरीका है वो बिल्कुल गुपचुप तरीके से ये सब करते हैं, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है कि पहले से ये बातें कही जा रही हैं। और जो बैठक कल होनी है उसके बारे में भी ललन सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले साफ कर दिया कि ये कोई दूसरे मुद्दे पर बैठक नहीं होने जा रही है। जो आरसीपी प्रकरण के बाद जो परिस्थितियां बनी है उसी मुद्दे पर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तो ये देखना होगा कि इस बैठक में वो क्या कुछ होता है, बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बिहार में अगले 2-3 दिन जो है काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देवेंद्र के पास चलना चाहेंगे। देवेंद्र, ये दो सहयोगियों के बीच की कोई फौरी खटपट दिखाई दे रही है या मामला इससे ज्यादा गंभीर है? नहीं, बहुत गंभीर है सौरभ। और ये फौरी खटपट भी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे ही जेडीयू की सीटें कम हुई थी और जिस चिराग मॉडल की बात ललन सिंह कह रहे हैं, ये उसी समय से खटास बन गई थी और उसके बाद खटास समय के साथ बढ़ते गई। जैसे किस प्रकार से बयानबाजियाँ होती थी बिहार में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चाहे डॉक्टर संजय जायसवाल हों या उधर से उपेंद्र कुशवाहा हों, उन दोनों की बयानबाजियाँ एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक होती थी और वो खटास लगातार बढ़ता गया। दूसरी एक बड़ी वजह ये थी कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से, जिस सहजता के साथ लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली से उनका संपर्क हो जाता था, आज की बीजेपी के टॉप लीडरशिप से वैसा संपर्क उनका नहीं होता है। आज की बीजेपी जो है, जो उसका जो टॉप लीडरशिप है वो ये कहता है कि जो लोग पार्टी की जिम्मेदारी बिहार की संभाल रहे हैं पहले आप उनसे बात करें, और बहुत सहजता के साथ दिल्ली उनके लिए उपलब्ध नहीं रहता है। ये उनके मन में एक टीस लगातार रहते रही थी। और उसके बाद जेडीयू की जो अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी जो खींचतान है, आरसीपी सिंह वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई कहा जाता रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी रहते हैं कि नीतीश कुमार का सबसे करीबी कौन। इन तीनों नेताओं के बीच वो एक संघर्ष चलने की बात कही जाती है। वहाँ पर जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने, बाकी गुट के लिए आसान हो गया नीतीश कुमार का कान भरना कि आरसीपी सिंह केंद्र के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, कल को विधायकों को तोड़ सकते हैं। नंबर्स की भी बात कही जाती थी कि इतने सारे विधायकों से वो संपर्क कर रहे हैं। ये सारी चीजें रिजल्टेड के तौर पर सौरभ अभी दिख रही है। दिलचस्प ये है कि इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह किस प्रकार से अमित शाह ने बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में पटना में ये कहा था कि 2024 हो या 2025 वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही ललन सिंह ने कहा कि 2024 अभी तय कहाँ है, किसने भविष्य देखा है। तो उससे समझा जा सकता है कि जेडीयू अपने पत्ते कैसे खोल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का टॉप लीडरशिप, यहाँ से नीतीश कुमार को अप्रोच किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, ऐसी फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं, इसका कोई संकेत भी नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जाए देवेंद्र? सरकार गिरने के आसार आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। और क्या अब जिस तरीके से आरजेडी एक्टिव हुई है और वो खुलकर कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अस्थिरता नहीं रहने देंगे, तो क्या फिर एक बार नीतीश कुमार का और आरजेडी का कोई तालमेल बनता हुआ, तेजस्वी यादव का तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ सौरभ, पहले अगर सवाल की बात करें तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि उस दिशा में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो उम्मीद होगी जेडीयू के नेताओं को, नीतीश कुमार को, कि दिल्ली में प्रधानमंत्री उनको फ़ोन करें या फिर उसके बाद किसी प्रकार से मनाने की कोशिश की जाए, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संकेत हमें अभी मिल रहा है पार्टी की तरफ से ऐसा होने जा रहा है। और उस स्थिति में आरजेडी के साथ जाने में सौरभ बमुश्किल एक फ़ोन कॉल का इंतजार है। नीतीश कुमार एक फ़ोन कॉल करेंगे और उसके बाद आरजेडी उनके साथ होगी, क्योंकि आरजेडी जिस प्रकार की स्थिति में है, तेजस्वी यादव एक बार फिर से डिप्टी सीएम की भूमिका पर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार 1 साल बाद फिर उस आरजेडी गठबंधन के साथ भी अनकंफर्टेबल होने लगेंगे, क्योंकि अभी तक का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो चाहे गठबंधन के सहयोगियों के साथ देख लें या पार्टी के भीतर अपने इक्वेशन के मामले में देख लें, किसी के साथ भी उनका इक्वेशन एक समान नहीं होता। उसमें मूड स्विंग, जो पॉलिटिकल मूड स्विंग है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कोई नेता एक दिन में उनके बहुत करीब होता है, फिर अगले 6 महीने बाद हो सकता है कि आप देखें कि उस नेता का शक्ल वो देखना नहीं चाहते। जिस आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार की वो परछाई है, आपने देखा कि कैसी स्थिति हो गई। ललन सिंह जो आज इतने करीब
करीब दिख रहे हैं। बीच में सबने देखा कि किस प्रकार से ललन सिंह सार्वजनिक बयानबाजियां करते थे, पार्टी से बाहर गए, उसके पहले फिर बहुत करीबी हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा का अगर आप उदाहरण लेकर देखें तो आपको समझ में आ गया कि पहले किस प्रकार से बहुत नज़दीक थे, फिर दूर हुए, पार्टी अलग बनाई, फिर आज कितने करीबी हो गए। तो नीतीश कुमार की अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें ये रंग आपको बहुत देखने को मिलेगा और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो जी। अच्छा, देवेंद्र से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र, आपको पटना की खबर भी दे रहे थे और यहां केंद्र में दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी वो बता रहे थे। तो ये साफ है कि ये गठबंधन जो है इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और टूटने की कगार पर आप इसे कह सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को मनाने या समझाने के प्रयास करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। और जेडीयू की नाराजगी की अटकलों पर बीजेपी का पहला बयान भी आ गया है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी ने किसी को नाराज नहीं किया, जो सरकार को धक्का देगा उसे जनता धक्का देगी। बीजेपी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती है, आगे भी करेगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जारी रहेगा, बीजेपी को कोई झटका नहीं लगने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं। सर, बिहार में क्या होने जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होने जा रहे हैं। भाई, बिहार में बाहर है, बिहार में सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। डबल इंजन की सरकार वहाँ चल रही है। बिहार का विकास हमारे लिए एक बहुत अचून्य मुद्दा है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जहाँ देश का विकास हो रहा है, वहीं बिहार हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार का विकास हम कर रहे हैं, आगे भी एनडीए गठबंधन के माध्यम से बिहार का विकास होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। हम गठबंधन धर्म का अक्षरशः पालन हमने किया है। हमने पूरी तरह से अटल जी के वक्त से ही समर्पण भाव से गठबंधन धर्म का पालन किया है और आगे भी करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार तो बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। पिछले कई बैठकें हुई दिल्ली में, वहाँ भी वो नहीं आया। अमित शाह गए तब उनसे मुलाकात नहीं की। अरे भाई, ये नाराज कौन है, क्या है, ये तो अफवाहों का बाजार होता है। हमने किसी को नाराज नहीं किया है। पूरी तरह से हम विकास को मुद्दा बनाया है। विकास हमारे लिए सर्वोपरि है और बिहार के विकास को जो लोग ये चाहते हैं, राजद के लोग और विपक्ष के लोग, कि बिहार के विकास को हम बंद करेंगे, ये नहीं होने देंगे। हमारे लिए विकास सर्वोपरि है और जो विकास को तोड़ेगा वो बिहार की जनता उसकी कमर तोड़ देगी। नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन से बाहर जाते हैं तो बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस ने भी वहाँ पे अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। अरे भाई, किसी ने कोई बैठक बुलाया है, कोई कहीं जाए, मैंने कह दिया ना, बीजेपी और जदयू का पुराना गठबंधन है, वो इंटैक्ट है, आगे भी रहेगा। और जो डबल इंजन के विकास को तोड़ने का प्रयास करेगा उसकी कमर बिहार की जनता तोड़ देगी। पहले भी नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जा चुके हैं। अगर वो फिर से जाते हैं तो अब पहले क्या हुआ और बीजेपी को कोई, देखो, बीजेपी को कोई झटका लगने वाला नहीं है कभी भी। तो अटकलों और विधायक दल की बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के एक बयान से। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया था। अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं, कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। दरअसल ललन सिंह जब चिराग मॉडल की बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान को आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़वाया, मजबूत उम्मीदवार उतारे और इसीलिए जेडीयू की सीटें बहुत कम हो गई। अब जेडीयू के साजिश के इल्जाम पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग पासवान नीतीश कुमार की तुलना कंस से कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश ने अपने हर करीबी को धोखा दिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अपने करीबी लोगों का राजनीतिक वध करते हैं। उन्होंने रामविलास पासवान को भी प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया। कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का, चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे,
यही मुख्यमंत्री जी थे, एक बार फोन कर कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कि कंस मामा ने देवकी मां के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जॉर्ज साहब का क्या हाल हुआ, अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया। क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।